यार ये वाला टॉपिक है गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी वाला जो टॉपिक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सॉरी एमीटर और वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी। एमीटर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एमीटर एमीटर के अंदर क्या होता है बेसिकली, ऑब्वियसली पैरेलल के अंदर एक शंट लगी होती है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाली शंट, और यहाँ पर नीचे एक गैल्वेनोमीटर नामक डिवाइस होती है जिसके अंदर भी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होती है, जिस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी बोलेंगे, और ये ऐसे लगा दी जाती है और इसको एक ओरिजिनल सर्किट के अंदर अटैच किया जाता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस आर थी जिसमें से मुझे करंट मापना था। और नेचुरली सवाल ये आता है कि लाइक ये चीज़ सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर देगी जब मैं इससे नाप रहा हूँ। तो उसका जवाब ये आता है कि इसकी जो वैल्यू है बहुत लो है, वेरी लो, ऑलमोस्ट लाइक 0 के आसपास होती है, और दो रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में होती है और एक ही रेजिस्टेंस 0 के आसपास है, तो लाइक जो इक्विवेलेंट आएगी वो भी बहुत कम होएगी, है ना। अगर एक की 5 है और दूसरे की 10 है और इन दोनों को पैरेलल में कर दो तो इक्विवेलेंट जो है वो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उससे भी कम होएगी। तो 5 और 10 में से छोटी क्या है? 5। तो इक्विवेलेंट 4 या 3 या 2 या ऐसे आएगी, ठीक है। और अगर ये बहुत ही छोटी है लाइक एक एम्पियर या 2 एम्पियर, सॉरी 1 ओम या 2 ओम, भाई ये क्या टाइम रखा है सुबह सुबह का, 1 ओम या 2 ओम, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस रिलेटिवली ज़्यादा है, तो जो इक्विवेलेंट है वो 1 ओम 2 ओम से भी कम होएगा और ये ओवरऑल बहुत कम हो जाएगा। तो इसने ये जो ओवरऑल चीज़ है जिसे हम एमीटर कहते हैं, ये ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लिया तो रिवाइज हो जाएगा तेरा और समझ भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है जिसे हम एमीटर कहते हैं, ये ओवरऑल इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, सर्किट को छेड़ेगा नहीं, हमें काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। देख मिलेगी तो एक्चुअली थोड़ी सी छोटी ही, क्योंकि कुछ तो ऐड हुआ ही है सर्किट के अंदर। तो अगर एक्चुअल करंट 10 था तो हमें शायद हो सकता है 9.9 मिले, मगर दैट्स गुड इनफ, ठीक है। तो शंट का पर्पज़ क्या होता है? शंट का पर्पज़ होता है कि लाइक ये बहुत, अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लाइक आखिरी दिन है। लाइक शंट का पर्पज़ क्या होता है, और तो पहले से भी आता है टॉपिक। शंट का पर्पज़ होता है लो रेजिस्टेंस, तो ये गैल्वेनोमीटर को बचा लेती है, मेजॉरिटी करंट इससे निकल जाता है, राइट। और लो रेजिस्टेंस है ये ओवरऑल पैरेलल में आके एमीटरी रेजिस्टेंस भी कम कर देती है, तो हम सर्किट को इतना छेड़ते नहीं, बड़ी काम की चीज़ है शंट। अब यहाँ से मान के चलो कोई करंट आई आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो आई माइनस आई जी ही जाएगा, और यहाँ पर जाएगा आई जी, ये टोटल आई है, कैपिटल आई बोल देते हैं, ठीक है। और आई जी की वैल्यू कितनी होगी? आई जी की वैल्यू होगी जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस है जो कि शंट की है, डिवाइडेड बाय सम इनटू टोटल करंट, ये आई जी की वैल्यू है, ठीक है। अब हम करंट टोटल कैसे मापते हैं? हमें आई जी पता लग जाता है डिफ्लेक्शन देख के। गैल्वेनोमीटर हो ना, लैब में देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन आती है, यहाँ 0 है और यहाँ पर ऐसे 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। तो मान लो ये 30 मिली एम्पियर पे सुई आके रुक गई, और इस साइड का मतलब होता है बस करंट की डायरेक्शन, यहाँ भी 10 20 30 ऐसे होता है। तो वापस आते हैं, मान लो 30 मिली एम्पियर पे आके सुई रुक गई, तो फिर यहाँ पर मैं 30 मिली एम्पियर डाल दूँगा, ठीक है। 30 × 10⁻³ शंट और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तो मुझे पता है, इन सबको उधर लेके जाएंगे, आई की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू, ठीक है भाई। और एमीटर जो होता है, जो डिवाइस होता है एमीटर, वो एक्चुअली ये सारी कैलकुलेशन करके हमें करंट की ही वैल्यू दिखाता है। बात समझ आई? तो ये आई जी आ गया, ओके। अब इसके अंदर ये सेंसिटिविटी वो क्या है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ये जो गैल्वेनोमीटर नामक डिवाइस है इसके अंदर ये कैसे बनती है। एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है ऐसा, और उसके ऊपर क्या होता है, हमने ऐसे कोई वाइंडिंग जैसी लपेट के रखी होती है तार की, ठीक है। और ये तार जो होती है मेन सर्किट से कनेक्टेड होती है, ये ऐसे आर और ये ऐसे, ये मेन सर्किट ये भी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ क्या बोलते हैं, पैरेलल में एक शंट भी होगी इसी तार के अंदर, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है इसके साथ एक नीडल होती है, ठीक है। और ये तो मतलब बहुत बड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि समझ भी आए। और यहाँ पर आजू बाजू में सिलेंड्रिकली कट मैग्नेट्स है, जैसे मैंने समझाया था सिलेंड्रिकली कट क्यों है, नॉर्थ साउथ। और ये जो इनके अंदर फील्ड आ रही है वो रेडियल है,
और सॉफ्ट आयरन कोर से अंदर घुस के ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस लाइंस होंगी, ये इसमें जाती है रेडियली। अब होगा क्या, जैसे ही सर्किट के अंदर करंट आएगा वो करंट ऐसे ऐसे जाएगा गैल्वेनोमीटर के ये आयरन ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर दौड़ेगा और नीचे निकलेगा। अब ये वाइंडिंग जो है ये एक तरीके से वो बन जाएगी ना, वो जो कॉइल होती है जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मुड़ती है, तो ये वाइंडिंग जो होगी इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से ये ऐसे सुई को मोड़ेगी। ठीक है, अब जब ये वाइंडिंग अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़ता, जैसे इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगेगी तो ऐसे चले जाते रहेगी। इसको कौन सी चीज़ रोकती है, यहाँ पर नीचे एक ऐसे स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, स्प्रिंग ऐसा सही, मतलब इससे तो बेटर होता है, मैं तो बहुत ही घटिया बनाया, बट वो स्प्रिंग लगा होता है और जैसे जैसे वो वाइंडिंग ऐसे ऐसे जैसे जैसे उस वाइंडिंग के ऊपर जोड़ लगता है इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा और सेंटर में वापस जाते हैं या ऐसे लगेगा, जैसे जैसे जोड़ लगता है इसका स्प्रिंग जो होता है ना, जो नीचे सॉफ्ट आयरन कोर के यहाँ से जो कनेक्टेड है स्प्रिंग, वो भी ऐसे टाइट होता रहता है। और एक पॉइंट आता है जब स्प्रिंग भी जितना टाइट है और ये तार के ऊपर जितना टॉर्क लग रहा है वो बराबर है। अब ये जो स्प्रिंग की फोर्स होती है, जो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, जितना ये मुड़ रहा है और मुड़ेगा और टॉर्क लगेगा और मुड़ेगा और टॉर्क लगेगा, और फिर यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है सी थीटा। ठीक है, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं सी थीटा को। टॉर्शन होता है टॉर्क से निकल के आता है विच मीन्स बेसिकली रोटेशन। ये टाउ स्प्रिंग है और टाउ ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल पे जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो कितना है, वो है NIAB, है ना, बेसिकली M क्रॉस B, बस उसको मैंने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। IA जो है वो M है और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। अब तो बोलेगी क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा होता है, बट यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये कॉइल बहुत कम एंगल्स पे ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, ये हमें तो लग रहा है बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है, एक्चुअली बड़े कम एंगल्स है ये एंगल कम एंगल, तो हम फिर उसमें थीटा को निगलेक्ट, मतलब उसमें साइन थीटा को हम थीटा मान लेते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, इसलिए साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये कम एंगल्स है इसलिए हम वो साइन थीटा वाली टर्म जो होती है उसको काइंड ऑफ इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा 90 के पास ही आ रही होती है फॉर स्मॉल एंगल्स, है ना। यहाँ पर देखना ये ऐसे है, ये जो कॉइल है ये ऐसे है, ये देखना सीधी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बीच में से निकल रही है। तो अगर ये ऐसे भी मुड़ती है तो भी एंगल 90 के आसपास है, और अगर ये ऐसे भी मुड़ती है तो भी एंगल 90 के पास ही है, तो इसलिए हम साइन थीटा को मान ले लेते हैं। एनीवेज, ये गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है ये कहाँ तक मुड़ेगी, जब स्प्रिंग का टॉर्क और जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे लग रहा है या ऐसे ऐसे लग रहा है, जब दोनों मैच कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहाँ लिख देते हैं सी थीटा। सी थीटा इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, अब सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का सिंपली मतलब होता है कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि NIABC, हाँ, फॉर यूनिट करंट, अगर मैंने इसमें सिर्फ 1 एम्पियर करंट दौड़ाया इस सर्किट के अंदर तो जो भी डिफ्लेक्शन होगी वो सेंसिटिविटी है। अब अगर 1 एम्पियर के अंदर डिफ्लेक्शन इतनी आ रही है तो सेंसिटिविटी कम है, मगर अगर 1 एम्पियर में डिफ्लेक्शन इतनी आ रही है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो I है इसे 1 कर दो और ये जो थीटा है ये हो जाएगा NAB डिवाइडेड बाय C। सो सेंसिटिविटी क्या है, इट इज़ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड एट यूनिट करंट। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जितना कॉइल का एरिया बढ़ाऊंगा सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स की उतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जितना टॉर्शनल कांस्टेंट बढ़ाऊंगा मतलब स्प्रिंग की जकड़ जितनी बढ़ाऊंगा उतनी सेंसिटिविटी कम होगी, क्योंकि बेचारा ज़्यादा ऐसे नहीं जा पाएगा ना। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो यूनिट वैल्यू ऑफ करंट के लिए ये और इधर जाएगा। अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया कॉइल का तो यूनिट वैल्यू ऑफ करंट के लिए और इधर जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी और इधर जाएगा फॉर यूनिट करंट। सेंसिटिविटी समझ आ गई, दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। अब कर लेते हैं भाई वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है,
वोल्ट मीटर में ये होता है भाई, ऐसे रेजिस्टेंस लगी होती है, ये आर, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मापना था और ये बैटरी लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही हाई शंट डाल दी और उसके साथ एक ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस को मैं हमेशा की तरह जी बोलता हूँ, वो ऐसे पैरेलल में डाल दिया। ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अब पैरेलल में ये भी होता है, अगर एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है और दूसरी नॉर्मल है तो जो इक्विवेलेंट है वो होगी तो दोनों से छोटी, इससे भी छोटी और इससे भी छोटी। मगर अगर मैं शंट को बढ़ाता जाऊँ तो इक्विवेलेंट इसके पास आती रहेगी, नीचे वाली वैल्यू उसके पास आती रहेगी। तो दोबारा हम फिर देख रहे हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई है यहाँ पर। प्लस हैवी शंट ने गैल्वेनोमीटर को दोबारा बचा लिया। इस केस के अंदर ये आई है और ये आ जाएगा काइंड ऑफ आई जी, और ये है आई माइनस आई जी जो नीचे वाली रेजिस्टेंस से निकल रहा है। एंड क्लियरली जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है नीचे वाले आर के अक्रॉस, दैट इज़ सिंपली आई जी इंटू एस प्लस जी, ये जो वोल्टेज आती है। ठीक है, अब और क्या इसके अंदर बोल सकते हैं भाई। ये तो वोल्टेज हो गई। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली तो बेसिकली वोल्टेज नाप सकते हैं इससे, आई जी एस प्लस जी से। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये तो वोल्टेज नाप ली। दूसरा हो जाएगा दोबारा वही, नीचे इसमें दोबारा गैल्वेनोमीटर के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, तो सी थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। ठीक है, ये आई कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर का करंट होता है। दोबारा यहाँ भी बोल दूँ, ये आई कौन सा है, ये गैल्वेनोमीटर का करंट है। इसको आई कैपिटल आई जी बोल देते हैं यार, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। यहाँ भी इसे कैपिटल आई जी बोल देता हूँ। ठीक है, ये आई जी और ये आई जी सेम है, ये आई जी और ये आई जी भी सेम है। ठीक है, तो आई जी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, हाँ आई जी को मैं ये लिख सकता हूँ, उन्होंने रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर किया होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक सेकंड रुकियो भाई, हाँ तो ये है आई जी को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी बना हुआ होगा, है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट वी, उसको वी डैश बोल देते हैं। तो वी डैश डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसको आई जी बोल सकते हैं, इंटू एरिया इंटू वी इज इक्वल टू सी थीटा। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज़ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड जब यूनिट फॉर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ये वी डैश यूनिट है, तो उसके लिए जो थीटा प्रोड्यूस्ड है उसे बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। थीटा इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइडेड बाय जी इंटू सी। ये हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। और यहाँ पर क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन लगभग सेम है। ये सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर है और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। इसको करंट सेंसिटिविटी का, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर बोलते हैं, इसको सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर बोल देते हैं, या वोल्टेज सेंसिटिविटी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ गई। एरिया बढ़ा दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ गई। बट अगर मैंने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मगर एमीटर या करंट सेंसिटिविटी को कुछ नहीं होगा। और ऑब्वियसली टॉर्शनल कांस्टेंट बढ़ा दिया मैंने स्प्रिंग का जो नीचे लगा हुआ है, तो दोबारा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशंस याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। और बाकी एमीटर वोल्ट मीटर की वर्किंग तो अपने को आती है।
इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर जो मुझे लगे समझाने लायक है।